हेलो लिसनर्स, रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ के सभी श्रोताओं को आरजे राजेश्वरी का प्यार भरा अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? रेडियो उड़ान की फ्लाइट में चेतन भगत की वन अरेंज मर्डर की सैर भरते भरते कैसे फील कर रहे हैं आप लोग? आई एम श्योर बहुत बेसब्र है ना। आपके फीडबैक्स तो हमें यही बता रहे हैं कि जल्दी से कहानी खत्म हो और अंत पता चले कि मर्डर कौन है, क्योंकि अब ये मर्डर मिस्ट्री तो लगने ही लगी है ना। चलिए आगे जानने के लिए पहले एक छोटा सा रिकैप देख लें। जैसा कि आपने देखा, हमारा हीरो सौरभ अपनी फियोंसे प्रेरणा का मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में तो जुट ही चुका है। वो और हमारा नरेटर केशव इस काम में लग गए हैं। अभी तक उन्होंने जिससे भी पूछताछ करी, यानी घर वाले और बाहर वाले, जैसे कि प्रेरणा का एक्स बॉयफ्रेंड नीरज अरोड़ा, प्रेरणा की बिजनेस पार्टनर नम्रता या उनके घर का ड्राइवर अनवर, कोई भी पूछताछ से यही पता चला सब दी एंड यानी डेड एंड मिला उन्हें कोई भी लीड नहीं मिल पाया आगे का। इसके बाद वो लोग रमेश जी के घर में सिंह सर से मिले। उनकी फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक फोरेंसिक टेस्ट में किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले बजाय सौरभ के। डीएनए टेस्ट में सो सरप्राइजिंग किसी का भी डीएनए प्रेरणा की बॉडी पे नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? मगर हाँ, एक इंटरेस्टिंग चीज उन्हें जरूर पता चली। फोन को ट्रैक करने में ये पता चला साउथ एक्सटेंशन के रमेश जी के घर की विसिनिटी में न सिर्फ नीरज अरोड़ा का फोन पाया गया, बल्कि नम्रता का भी पाया गया। नम्रता? दोनों सरप्राइज थे। यही एक नई बात वहाँ पता चली। चलिए इसके आगे की कहानी के लिए जरा आगे बढ़ते हैं। अब हम सुबह 5 बजे का अलार्म बजने लगा। पूरी नींद में था और अलार्म को मैंने बंद कर दिया और कहा मुझे तो सोने दो। सौरभ ऑलरेडी नहा चुका था और उसने एक ब्लैक हुडी पहन लिया था हमारे ऑपरेशन आदि के लिए। उसने मेरा हाथ पकड़ के खींचते हुए बोला, जल्दी तैयार हो जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं नींद में उठ के वॉशरूम में गया, ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। मैंने पूछा, तो तुम्हारा प्लान ये है कि हम गोपिका के आने से पहले घुस जाएं? तो सौरभ ने कहा, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ आदि के पास ही उसके अपार्टमेंट की चाबी होती है। मैंने अपनी टी शर्ट पर एक थिक ब्लैक वुलन स्वेटर पहन लिया और पूछा, अब ये करेंगे कैसे? क्या प्लान है? सौरभ ने कहा, हर रोज तकरीबन 6 बजे गोपिका आदि चाचू के कमरे में जाती है। वो थोड़ा जल्दी ही उठ जाते हैं, करीब 5:30 बजे, और दरवाज़ा उसके लिए खुला छोड़ देते हैं। वो जाके साफ सफाई सब करती है, उसके बाद वो वापस चली जाती है। तो मैंने पूछा, जब वो सो रहे होते हैं वो तभी काम कर लेती है? इस पर सौरभ ने कहा, नहीं, ज़्यादातर वो सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक और जॉगिंग के लिए जाते हैं, तब वो पीछे से काम करती है और उसके बाद वो चली जाती है। गोपिका के लिए दरवाज़ा खुलने के बाद चाचू पहले अपने कमरे में जाते हैं, अपने जॉगिंग ड्रेस में चेंज होते हैं, उसके बाद वो जाते हैं। तब तक गोपिका पीछे घर पे काम कर रही होती है। वही समय है जब हम अंदर उनके अपार्टमेंट में घुस सकते हैं, हम अपनी सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और गोपिका के जाने के बाद और उसके बाद हम आ सकते हैं। इस पर मैंने कहा, ऐसे तो हमें कोई भी देख लेगा, गोपिका भी देख सकती है या आदि चाचू भी देख सकते हैं हमें खुद निकलने से पहले। तो इस पर सौरभ ने कहा, वो तो मैंने तुम्हें कहा ही था, जब तक दोनों न निकल जाएं हमें वहां पे छुपना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, इडियोटिक प्लान है, फंसेंगे हम दोनों। इस पर उसने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई और बेटर प्लान है? मैंने कहा, नहीं। उसने कहा, फिर चुपचाप मेरे पीछे चलो, बिल्कुल दबी बिल्ली की तरह चलना। और हम दोनों सीढ़ी की ओर चल दिए। मैंने कहा, सौरभ ये तो पागलपन है, जाकर सीढ़ी में इंतजार करना, कोई हमें देख लेगा तो क्या होगा? इस पर उसने कहा, अरे ठंड शुरू हो गई है और बिल्कुल अंधेरे का समय है, सुबह सुबह का, कोई नहीं उठेगा और कोई नहीं हमें देखने वाला, तुम चुपचाप चलो। हम लोग ऊपर छत पर जाने वाली सीढ़ी के ऊपर जाके बैठ गए और इंतजार करने लगे। उस समय मैंने घड़ी देखी, 5:40 हो रहा था।
तकरीबन 5 मिनट के बेसब्री के इंतज़ार के बाद एक चिटकनी खुलने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। 2 मिनट बाद सौरभ ने मुझे इशारा किया खड़े होने के लिए। मैंने सौरभ को कहा, आर यू श्योर? तुम फिर से सोच लो। सौरभ ने कहा, हाँ चलो। तो हम दोनों चुपचाप दबे पांव आदि के अपार्टमेंट की ओर चल दिए सीढ़ी से उतर के। हमने आदि के अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोला तो उसकी क्रीकिंग साउंड से तो डर लगा। मैं मन में सोचने लगा, अगर कोई देख लेगा हमें, हम पकड़े जाएंगे तो क्या बहाना करेंगे हम। मैंने अपने स्टूपिड थॉट्स को ताला लगाया दिमाग में। हम अंदर घुसे आदित्य के ड्राइंग रूम में। सीधा डाइनिंग टेबल की चेयर पे जाके मेरा घुटना लगा और जो आवाज़ आई मैं तो डर गया। दर्द से जो मेरी जान निकली, मैं तो चिल्ला ही नहीं पाया और मेरे को दांत दबा के चुप रहना पड़ा। सौरभ बार बार कहता, श्श, चुप रहो। उसने मेरे को इशारा किया लेफ्ट में जो बेडरूम है उसे हमें अवॉइड करते हुए राइट साइड में जो रूम है वहां जाना था। वो आदि का म्यूजिक रूम था। हम बिल्कुल दबे पांव चलते हुए उस कमरे में पहुंच गए जिसका दरवाज़ा भी साउंड प्रूफ था, दीवारें भी सारी वॉल्ड थी और साउंड प्रूफ थी। अंदर बिल्कुल घुप अंधेरा था। यही था आदि का स्टूडियो, उनका साउंड स्टूडियो जिस पे वो प्रैक्टिस किया करते थे। मैंने उसको कहा, गोलू ये तो बहुत डरावना है। सौरभ ने सीधे जाके उस म्यूजिक स्टूडियो के अंदर जो वॉशरूम था उसका दरवाज़ा खोल दिया और हम दोनों ने अपनी अपनी छुपने की जगह बना ली, यानी हम दोनों वॉशरूम में जाके छुप गए। कान हम अपने बाथरूम के दरवाजे पर लगाए खड़े रहे, मगर बाहर का कमरा तो पूरा साउंड प्रूफ था, तो बाहर की कोई आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी। थोड़ी देर तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर मैंने कहा, गोलू जाके उस म्यूजिक के कमरे का दरवाज़ा ज़रा सा तो खुला रखो, वरना बाहर की तो कोई आवाज़ ही नहीं आएगी और बाहर क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। हम दोनों ही स्टूडियो के डोर की ओर चले और मैंने तकरीबन 10 डिग्री उसका डोर थोड़ा सा खोला और बाहर धीरे से झांक के देखा। दिखा तो कुछ नहीं, मगर मुझे किचन से बर्तनों की आवाज़ आने लग गई। मैंने धीरे से सौरभ को कहा, गोपिका ऑलरेडी आ चुकी है, काम कर रही है वो। सौरभ ने पूछा, चाचू का क्या हुआ? क्या उनका बेडरूम का डोर खुला है क्या? मैंने हमारे साउंड स्टूडियो का डोर थोड़ा सा और खोला और देखा कि आदि का रूम तो बंद था और डाइनिंग टेबल पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सीरियल, दूध और कॉफ़ी का मग ये सब रखा हुआ था। मैंने स्टूडियो का डोर वापस बंद कर दिया। सौरभ ने पूछा, क्या वो है घर में? उसका कमरे का दरवाज़ा खुला है? तो मैंने कहा, पता नहीं, ये तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मगर डाइनिंग टेबल पे ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। हम जब आए थे तब तो वो नहीं था। तो सौरभ ने कहा, कौन सा ब्रेकफास्ट रखा हुआ है? मैंने उसको कहा, अरे फोकस करो भाई, काम पे फोकस करो बोलू। तो मैंने कहा, शायद वो ब्रेकफास्ट करके चला गया है। सौरभ ने कहा, हाँ ऐसा ही हुआ होगा और अब वो कुछ देर तक आएगा नहीं। तो मैंने कहा, अब हम बाहर जा सकते हैं फिर। मैंने स्टूडियो डोर वापस खोल के आदि के कमरे तक जाने के रास्ते को थोड़ा भांपा। 20 सेकंड हमें लगेंगे यहाँ से वहां तक जाने में और हमें ये काम बिना कोई आवाज किए भी करना पड़ेगा। अचानक से गोपिका किचन से बाहर आई। मैं तो वहीं घबरा गया, क्यों आई अभी ये बाहर किचन से? उसने डाइनिंग टेबल से सारे ब्रेकफास्ट के बर्तन उठाए, बोल और कप वगैरह, और वो लेके वापस किचन में चली गई। उसके जाते ही हम आदि के कमरे तक पहुंच गए। जैसे ही हमने हैंडल घुमाया, अंदर से आवाज आई, 2 मिनट गोपिका, और बस हम दोनों तो वहीं फ्रीज हो गए डर के मारे। जैसे आए वैसे ही तुरंत हम वापस भागे स्टूडियो के अंदर। तब तक किचन में भी एक फोन की घंटी बजी गई थी और गोपिका को हमने बात करते हुए सुन लिया था कि वो फोन पे लगी हुई थी। अब जब ऐसा हुआ हम वापस भाग खड़े हुए, तब तक गोपिका तो फोन पे ही लगी रही, तो हम बच गए। गोपिका की बातों से साफ जाहिर था अपने किसी
एडमायरर किसी आशिक से बात कर रही थी, इसलिए हमारी तो जान बच गई। हम चुपचाप वापस स्टूडियो में चले गए, बिल्कुल दबे पांव चलते हुए। आदि थोड़ी देर में हॉल में आए और उन्होंने गोपिका से कहा कि मैं निकल रहा हूं, तुम काम करके और दरवाजा बंद करके चली जाना। गोपिका ने अपने फोन की कॉल को काट दिया फटाफट और बाहर आके हाँ भर दिया और ये भी पूछा, क्या आज मैं स्टूडियो क्लीन करूं? आदि थोड़ी देर सोचने लग गए, फिर उन्होंने कहा हाँ कर देना, मगर पहले मेरा बेडरूम करना, वो टोटल मेस में पड़ा हुआ है। और हाँ, स्टूडियो में किसी चीज पे हाथ मत लगाना, बस तुम ऐसे ही क्लीन कर देना। इस पर गोपिका ने यह भी कहा, इतनी ठंडी है अभी, ऐसे ठंड के मौसम में सुबह सुबह आप बाहर जा रहे हैं, आप सच में बहुत वीर हैं। तो आदि ने कहा, स्टेज पे मुझे अच्छा लगना चाहिए ना, इसलिए रोज 6 किलोमीटर की दौड़ और 1 घंटा जिम में मुझे बिताना पड़ता है। अब बाहर का मेन डोर खुलने की आवाज आई और आदित्य ने यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गोपिका को कि वो उसके लिए स्क्रैम्बल्ड एग बना के जाए। फिर उसके बाद बाहर का डोर बंद होने की आवाज आ गई। मैंने सौरभ से कहा, चला गया वो। बाप रे, तब हमें जाके हमारी जान में जान आई। दैट वॉज वेरी क्लोज। पकड़े जाते तो क्या होता हमारा। मैंने सौरभ को कहा, सौरभ कहीं तो कोई लाइट जलाओ, ये अंधेरा तो मुझे पागल कर देगा। अगर स्टूडियो की लाइट जलाएंगे तब तो गोपिका को पता चल जाएगा। तुम ऐसा करो, जाके बाथरूम की लाइट जला दो। सौरभ धीरे से गया और उसने बाथरूम की लाइट जला दी। वहां की रोशनी से हमें स्टूडियो अब दिखाई देने लग गया कि अंदर क्या क्या है। कमरे में एक लंबा सा डेस्क था जिसके ऊपर एक iMac कंप्यूटर रखा हुआ था, एक पियानो कीबोर्ड था, एक माइक था और बहुत सारे स्पीकर्स रखे हुए थे। दीवार पर 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टंगे हुए थे, एक गिटार, एक सैक्सोफोन और एक वायलिन। वहां पर एक स्विवेल चेयर के ऊपर जाके मैं बैठ गया और झूलने लग गया। सौरभ को तो खाना याद आता है हर समय। उसके बाद कहने लग गया, तुम इतने आराम से कैसे बैठे हुए हो, तुम्हें चिंता नहीं है आगे क्या होगा? तो मैंने कहा, सोचो तुम भी कि क्या कर सकते हैं हम। तुम भी जाके दूसरे स्विवेल चेयर पे बैठ जाओ। उसने जाके वहां बैठ गया वो, और जाके उसका हाथ लग गया पियानो के कीबोर्ड पे और इतनी तेज उसकी आवाज गूंज गई। मैंने कहा, तुम कर क्या रहे हो, पकड़वाओगे क्या? मगर हम लोग तसल्ली हो गई क्योंकि रूम तो साउंड प्रूफ था, आवाज कोई बाहर गई नहीं, तो बच गए हम लोग। मैंने उठ के रूम का डोर थोड़ा सा खोला। बाहर से आदि के रूम से वैक्यूम क्लीनर की बहुत तेज आवाज आ रही थी, यानी गोपिका उस समय आदि का बेडरूम क्लीन कर रही थी। मैंने घड़ी देखी, 6:30 बज रहे थे। 10 मिनट पहले आदि चला गया था और 6 किलोमीटर की वॉक, 1 घंटा जिम, इसका मतलब कम से कम 1.5-2 घंटे वो आने वाला नहीं था। टू बी ऑन द सेफ साइड हमारे पास 8 बजे तक का समय था सब जगह थरोली चेक करने के लिए। मैंने स्टूडियो का डोर वापस बंद कर दिया। सौरभ कह रहा था, हमें तो कोई तीसरी जगह में रुकना पड़ेगा क्योंकि गोपिका तो आज ये वाला रूम भी क्लीन करने वाली है। तो मैंने कहा, ऐसी कौन सी जगह है जो कि किसी को दिखे ना। बस हम सोचते रहे, जितनी मेरी नजर सामने वाले वॉल के क्लोजेट्स पे गया। मैंने कहा, चलो उधर। सौरभ ने कहा, नहीं, उसके अंदर कैसे छुपेंगे हम। मैंने कहा, चलो खोलो उसको। सौरभ ने बड़ा हेसिटेंटली जाके वो डबल डोर वाला क्लोजेट खोला। उसमें 4 शेल्फ्स थे। पहले शेल्फ में सारी किताबें थीं, यानी म्यूजिक की किताबें। दूसरे शेल्फ में सारी सीडीज थी। आउटडेटेड ही है ना, आजकल तो स्ट्रीमिंग का जमाना है। और उसमें थोड़े केबल्स भी रखे हुए थे। तीसरे शेल्फ में ब्लैंकेट्स, टॉवल्स और बेडशीट्स थे। चौथे सबसे नीचे वाले शेल्फ में गिटार के एम्प्टी केसेस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर के खाली डब्बे और पैकिंग मटेरियल्स पड़े हुए थे। मैंने सौरभ से कहा, अंदर घुसो। उसने कहा, क्या बोल रहे हो, सीरियसली? मैंने कहा, और कोई उपाय नहीं है। वी कैन ओनली काउंट आवर फिंगर्स कि गोपिका इस क्लोजेट को खोलेगी नहीं, क्योंकि आदि ने उसको कोई भी सामान छूने को मना किया था। मैंने सौरभ को सजेस्ट किया कि तुम सबसे नीचे वाला ले लो, उसका वजन देखते हुए।
मैंने ऑफ कोर्स ब्लैंकेट्स वाला सॉफ्ट वाला शेल्फ प्रेफर किया और हम लोग उसके अंदर घुस के स्क्वीज इन करके बैठ गए। सांस तो आ नहीं रही थी, हालत तो बुरी हो रही थी, उपाय कोई था नहीं। मैंने जरा सा क्लोजेट का डोर खुला रख लिया ताकि हम थोड़ी सांस ले पाए। दोनों क्लोजेट के डोर को फेस करके बैठे हुए थे, जैसे चिकन अंदर पैक्ड हो जाते हैं ना, हम दोनों वैसे बैठे हुए थे। सौरभ तो कंप्लेन करता रहा, अरे सांस ही नहीं आ रही है, यहाँ कैसे बैठे रहेंगे। मैंने कहा और कोई उपाय नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, 30 मिनट में वो वापस चली जाएगी, उसको नीचे जाके नाश्ता बनाना होता है। अब आप लोग सोच नहीं सकते हैं वहां पे क्या क्या तमाशे हुए। अब वो कहने लग गया, अरे मैं तो वॉशरूम यूज करके नहीं आया। आई टोल्ड हिम जस्ट शट अप। फिर आप जानते हैं क्या हुआ, वहां पर बैठे हुए उसकी गैस निकल गई। ओह माय गॉड, एक तो आवाज, ऊपर से मेरा तो दम घुट गया, मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे आके। बस क्या कर सकते थे हम, क्लोजेट का डोर जरा सा और खोला ताकि थोड़ी फ्रेश एयर अंदर आए और अंदर दम घुटने वाली हवा बाहर जाए। 10 मिनट के बाद स्टूडियो का डोर खुला और गोपिका की आवाज आ रही थी, स्वीटी, क्या मैं तुम्हारी स्वीटी हूँ? चल ही रहा था ना पता कि वो अपने एडमायरर, अपने आशिक से फोन पे बात कर रही थी फिर से। गोपिका ने वैक्यूम क्लीनर लगा दिया और उसकी लाउड नॉइस में उसको खुद को उसके फोन की आवाज नहीं सुना रही थी तो कट गया। 5 मिनट और उसने वैक्यूम किया, फिर जाके वो वैक्यूम क्लीनर रखने चली गई। उसके बाद वो एक कपड़ा लेके आई और सारे चीज़ों को डस्टिंग करने लग गई, साफ करने लग गई कपड़े से। तो उसका फ़ोन वापस बजा। अब गोपिका फ़ोन पे कह रही थी, क्या स्वीटी स्वीटी करते रहते हो, तुम्हारी स्वीटी के लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजोगे तुम? वो फ्लर्टिंग करते हुए और काम भी कर रही थी। तो सामने वाले ने उसको कहा होगा कि मैंने तुम्हें कुछ भेजा है। उसने कहा भेजा है, अच्छा मैं देखती हूँ क्या भेजा है। वो अपने फ़ोन को कुछ स्वाइप्स करने लगे, फिर कहती है ये क्या भेजा तुमने, अमेज़ॉन के वाउचर का मैं क्या करूँगी। गोपिका ने कॉल कट कर दिया और वो बाथरूम में चली गई। पानी वहाँ भरने की आवाज़ आने लग गई। वापस वो यहाँ पे रूम में आई तो क्लोजेट के सामने खड़ी हो गई। मेरी तो जान ही निकलते जा रही थी, अभी खोल तो नहीं देगी। बस उसके आशिक ने हमें बचा लिया, उसका फोन जो वापस बज गया। गोपिका कमरे से बाहर चली गई। उसने ये म्यूजिक वाला रूम का डोर तो खुला छोड़ दिया था। उसके बाद बाहर के मेन डोर के बंद होने की आवाज आई। उस वक्त मैंने घड़ी देखी, 7:05 हुए थे। मैंने 2 मिनट और इंतजार किया, फिर मैंने बोला। मैंने सौरभ से कहा बाहर निकलो, अब हमारे पास समय कम है, फटाफट काम करना है। हम लोग सीधे आदि के रूम में पहुंच गए। आदि के रूम के क्लोजेट्स को अब हम चेक करने लग गए। 6 डोर वाला क्लोजेट था उसका और इतने कपड़े थे। सौरभ उनको ढूंढते हुए कहने लग गया, ये कितने कपड़े रखता है, कितने सारे कपड़े पहनता है ये। करीब 50 शर्ट तो हैंगर्स में टंगे हुए थे। उनके नीचे बहुत सारे ड्रॉर्स थे जिसमें टी शर्ट्स, पैंट्स, जिम शॉर्ट्स, सॉक्स, अंडरवेयर्स, बहुत से कपड़े थे। उसके अंडरवेयर्स के ड्रॉर्स के अंदर हंट करते हुए सौरभ को एक पैकेट मिला। जानते हैं क्या था? कॉन्डम्स का पैकेट। ओह वाओ, दैट्स व्हाई ही ऑलवेज फील्स गिल्टी। फिर मैंने कहा छोड़ो इसको, और कुछ हमें सबूत चाहिए, फटाफट ढूंढो, हमारे पास 40 मिनट ही बच रहे हैं। फिर मैंने ढूंढना जब शुरू किया, उसकी टी शर्ट्स के ड्रॉर्स के अंदर एक पॉलिथीन रैप किया हुआ था, गोल था, यानी टेबल टेनिस के बॉल के जितने साइज का था। उसकी पैकिंग सारी खोली तो एकदम ब्राउन कलर का स्टिकी कुछ बॉल था। सौरभ ने तुरंत कहा, अरे बोर्नविटा में पानी पड़ जाता है तो बिल्कुल मॉइस्ट हो जाता है ना, और उसका लड्डू बन जाता है। मैं तो ये बचपन में बहुत खाता था। तो मैंने कहा तुम्हें खाने पीने के अलावा कुछ सूझता भी है? तो सौरभ ने उसे अपने हाथ में ले लिया, उसे स्मेल करा तो कह रहा, आय हाय, ये कोई बोर्नविटा नहीं है, दिस स्मेल्स लाइक विनेगर, दिस इज हॉरिबल, क्या है ये? तो मेरे हाथ में उसने वापस दे दिया और कहा चलो मैं इसको जरा गूगल देखता हूँ। गूगल पे उसने सिर्फ इतना टाइप किया, ब्राउन कलर स्टिकी और विनेगर स्मेलिंग आइटम, और राउंड करके सामने जानते हैं क्या लिख के आया? इट वॉज हेरोइन, इट वॉज ब्लैक टार हेरोइन। मैंने उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया सैंपल के तौर पे बाद में टेस्ट करने के लिए।
बाकी का जैसे का तैसे ही मैंने समेट के और लपेट के उसे वापस उसी ड्रॉर में रख दिया। फिर मैंने कहा, चाचू इज इनटू सेक्स एंड ही इज इनटू ड्रग्स, बट ये एविडेंस काफी नहीं है, हमें एविडेंस चाहिए हमारे केस के लिए, ढूंढो फटाफट। सौरभ ने कहा, क्लोजेट में अब कोई एविडेंस नहीं है, हमने एक एक कोना कोना क्लोजेट का, कपबोर्ड का छान मारा था, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने बेड की ओर इशारा किया। हमने बेड का मैट्रेस ऊपर कर दिया। बॉक्स कॉट था वो, तो हमने उसका प्लाई भी ऊपर करा और अंदर देखा, उसमें पुराने गिटार्स थे, एक ग्रामोफोन था और विनाइल रिकॉर्ड्स थे। मैं एक एक करके चीजें निकालने लग गया देखने के लिए। सौरभ ने कहा, क्यों निकाल रहे हो, पूरी जिंदगी लग जाएगी इन्हें वापस रखने में। तो मैंने कहा, पूरी की तरह हमें थरो होना पड़ेगा, चलो हेल्प करो इन सबको खाली करने में, देखते हैं क्या है इसके अंदर। मैंने ग्रामोफोन तो उठा के बाहर रख दिया। सौरभ ने कहा, रुको जरा, बेड साइड की जो 2 टेबल्स है मैं पहले वो चेक करता हूँ। उसने एक तरफ की टेबल के ड्रॉर्स को खोले। मैंने विनाइल रिकॉर्ड्स बाहर रखते हुए कहा, क्या है उन ड्रॉर्स में? सौरभ ने कहा, इसमें चार्जर्स हैं, सनग्लासेस हैं, कॉम्बीफ्लेम टैबलेट्स हैं और कुछ कैश है। उसने उसको बंद किया और बेड की दूसरी तरफ के ड्रॉर में चला गया। उसमें उसने कहा, मैगजीन्स थे, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स थे, प्रोटीन बार्स एंड मोर प्रोटीन बार्स। तो उसने कहा, भाई इसमें और कुछ तो है नहीं, मगर क्या मैं एक प्रोटीन बार चुरा सकता हूँ यहाँ से? मुझे बहुत भूख लग रही है। तो मैंने कहा, नो इट्स नॉट ओके। क्या आर यू श्योर कि वहाँ और कुछ भी नहीं है? मैंने पलंग से एक पुराना गिटार निकालते हुए पूछा। तो सौरभ ने कहा, नहीं और कुछ भी नहीं है। आर यू श्योर कि वो हमारा प्राइम सस्पेक्ट है? तो मैंने कहा, या आई एम वेरी श्योर। तो मैंने कहा, बड़ी चीजें सारी स्टोरेज से बाहर निकल चुकी हैं, अब हम देखते हैं और कुछ तो नहीं मिल रहा है इसके अंदर। सौरभ ने कहा, ये कमरा तो हमने डिजास्टर रूम बना दिया। मैंने घड़ी देखी, 28 मिनट और बाकी थे 8 बजने को। मैंने स्टोरेज स्पेस में वापस झांका। कुछ कागज के टुकड़े और कुछ प्लास्टिक पीसेस के अलावा तो कुछ था नहीं। स्टोरेज के कॉर्नर्स डार्क थे। मैंने उसको कहा कि तुम जरा लाइट जला दो यहाँ की। सौरभ ने लाइट जलाते हुए बोला, क्या देखना है यहाँ पे, कुछ तो है नहीं। मैंने कहा, नहीं तुम अपने मोबाइल फोन का भी टॉर्च जलाओ। और मैंने भी अपने मोबाइल का टॉर्च जला लिया। उस लाइट में हमें कुछ प्लास्टिक पीसेस, कागज और कुछ सिरिंजेस और कुछ एम्प्टी सिरिंजेस दिखे। सौरभ ने कहा, ये किस लिए है? मैंने कहा, ये उसके ड्रग्स के लिए है। एक सिरिंज मैंने उठाया, खाली था, फिर मैंने उसे वापस पलंग में टॉस कर दिया। वो गुड़कते हुए जाकर एक प्लास्टिक के ऊपर टकरा के रह गया। तो फिर मैंने उसको उठाया जिसपे वो टकरा गया था। सौरभ ने उसको उठाया था और वो कहने लग गया, ये प्लास्टिक ही तो है। फिर उसने जब हाथ में उसे फील किया, उसने कहा, अरे नहीं ये प्लास्टिक तो नहीं है, ये तो रबर की तरह फील हो रहा है। ओ माय गॉड। मैंने कहा, क्या हुआ? अरे ये तो ग्लव्स हैं। सौरभ ने अपने नेल्स के टिप्स से दोनों को उठा के पकड़ा ताकि अगर कोई फिंगरप्रिंट्स हैं तो वो डिस्ट्रॉय ना हो जाएं। डरावने तरीके से 2 ग्लव्स यानी एक पेयर ऑफ ग्लव्स सौरभ के हाथ से लटक रहे थे, जो कि मेरी टॉर्च की रोशनी से विजिबल थे। सौरभ ने कहा, तुम्हें याद है फोरेंसिक रिपोर्ट? देयर वर नो फिंगरप्रिंट्स। एक ग्लव्स के एक फिंगर के अंदर मुझे लाइट की रोशनी में कुछ दिखा। मैंने कहा, ये क्या है ग्लव्स के अंदर? तो सौरभ ने ग्लव्स को जस्ट उल्टा किया तो कुछ मेटालिक चीज आके बाहर गिरी। जानते हैं क्या था? एक सॉलिटेयर डायमंड रिंग था वो। सौरभ ने जस्ट मुंह से व्हाट कहा, इससे ज्यादा वो कह नहीं पाया, फ्रीज हो गया। मैंने कहा, क्या तुम इसे पहचानते हो? उसने कहा, ये तो प्रेरणा की एंगेजमेंट रिंग है। आई जम्प्ड इन शॉक। मैंने कहा, आर यू श्योर? उसने कहा, हाँ देखो, ऑब्लोंग पिंक डायमंड 1.2 कैरेट्स, यही तो उसने सेलेक्ट किया था। मेरी फोन की एक घंटी से हम दोनों चौंक गए। उसने कहा, भाई ये क्या, तुमने तो कहा था फोन साइलेंट पे है। मैंने कहा, हाँ फोन तो साइलेंट पर है। असल में मैंने अपना अलार्म बंद किया क्योंकि हमें रिमाइंडर देने के लिए मैंने 7:45 का अलार्म रखा था। तो मैंने कहा, बस अब हो गया, हमें अपनी सर्च बंद करनी पड़ेगी और क्योंकि टाइम हो चुका है। मैंने कहा, चलो सब कुछ वापस डालते हैं
मुझे हेल्प करो इस स्टूपिड गिटार को अंदर डालने के लिए, जल्दी करो जरा। मैंने उठ के गिटार उठाया। सौरभ तो हिल ही नहीं पाया। वो हाथ में रिंग लेके इतना इमोशनल हो गया, कहने लग गया ये तो हमारा फ्यूचर डेस्टिनी था ये रिंग, और ये क्या हो गया, कह के वो रोने लग गया। उसने ऐसे कैसे किया? वो आदित्य के बारे में बोल रहा था। मैंने कहा गोलू, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मगर हमारे पास इससे बड़ी प्रॉब्लम है। 11 मिनट ही बच रहे हैं हमें यहाँ से बाहर भागने के लिए, जल्दी कर लो। चलिए लिसनर्स, एक छोटा सा यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, जरा हम ब्रेक करते हैं, बहुत बड़ा टेंशन हो गया था, है नहीं? एंड विल कम बैक टू यू। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। Welcome back to One Arranged Murder on the Book World। मैं और सौरभ हमारी ऑफिस में बैठे हुए थे। सौरभ अपने क्यूबिकल की दीवार के ऊपर से मुझे कह रहा था, पुलिस को क्यों? पहले हमें परिवार को बताना चाहिए ना। हमारी यही बातें चल रही थी। हम दोनों के ही दिमाग में साइबर सिक्योरिटी तो था ही नहीं। हम तो ऐसा लग रहा था कहीं दूर आ गए साइबर सिक्योरिटी से। मेरे दिमाग में तो केस के अलावा कुछ चल ही नहीं रहा था। तभी मेरा ऑफिस का फोन बजा। बिग बॉस जेकब का फोन था। हमारे लेटेस्ट पिच का असाइनमेंट का हमें याद दिला रहा था और मुझे कहा कि क्या हुआ उसका। मैंने कहा सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गए। उसने कहा थोड़ा नहीं, तुम 1 महीने लेट हो गए हो। मैंने कहा सॉरी सर, मैं बस आज ही उसको कर दूंगा। फोन उसने रख दिया। तब सौरभ ने कहा हमें पुलिस को क्यों बताना चाहिए, पहले घर वालों को नहीं बताना चाहिए। मैंने कहा नहीं, घर वालों का तो कुछ पता नहीं होता है, पुलिस को ही बताना चाहिए। तो पुलिस अभी तक क्या कर रही थी? उसने क्या थोरोली सर्च किया था? अरे जो भी है, मगर घर वालों को तो बताने से तो छुपा देंगे। तो सौरभ ने कहा रमेश अंकल तो आदि को हेट करते हैं। तो मैंने कहा पंजाबी फैमिली का पता नहीं है, उनका खून जो है ना वो पानी से भी मोटा या लस्सी से भी कह लो मोटा होता है। उसने अगर उनकी बेटी का खून किया हो तब भी? तो मैंने कहा हाँ पता नहीं है कुछ, हमें पहले पुलिस को ही बताना चाहिए। हम थोड़ी देर बाद सिंह की ऑफिस में बैठे हुए थे। सिंह ने सौरभ के फोन पर ग्लव्स का और रिंग का फोटो जो देखा चौंक पड़ा वो। उसने कहा कहाँ मिला तुम्हें ये? हमने सारी कहानी सुना दी। उसने कहा हमारी टीम को तो ये सब मिला नहीं, बहुत अच्छा काम किया तुमने इसको ढूंढ लिया। मेरा मन कर रहा था उसको बोलूं तुम्हारी टीम बिजी थी समोसे और कतली खाने में बजाय थरोली चेक करने के, मगर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और मैंने कहा नहीं कुछ। उसके बजाय मैंने उससे ये कहा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आपको लूप में रखेंगे। ईश्वर सिंह ने कहा क्या तुम चाय या कुछ खाने को लोगे? सौरभ कुछ कहता उसके पहले मैंने मना कर दिया। मैंने कहा सर अब क्या करना है आगे? सिंह हाथ अपने चिन के ऊपर रख के थोड़ा सोचने लग गया और बोला मैं तो नम्रता से मिलना चाह रहा था, मगर ये तो माइंड ब्लोइंग हो गया। सौरभ ने कहा क्या ये एविडेंस है? सिंह ने कहा ऑफ कोर्स एविडेंस है, ग्लव्स और मरे हुए का फिंगर रिंग मिलना एविडेंस ही तो है। तो मैंने कहा क्या ये एविडेंस सफिशिएंट है? सिंह बिल्कुल चौकन्ना हो गया। सफिशिएंट? उसे पकड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल है। उसे खूनी साबित करने के लिए? हाँ बिल्कुल है, मगर वो सब तो कोर्ट में होगा। फिलहाल हमारे लिए वो प्राइम सस्पेक्ट है, अक्यूज्ड भी है। सौरभ ने कहा क्या आप उसे अरेस्ट करने वाले हैं?
सिंह ने कहा देखता हूँ, पहले मैं राणा सर से बात करता हूँ। उसने एक नंबर डायल किया और हेलो राणा सर कहते हुए ऑफिस से बाहर चला गया टू मेक श्योर कि हम उसकी बातें न सुने। मैं और सौरभ एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। क्या हमने सही किया है पहले इसके पास आकर? कुछ हमने गलत तो नहीं कर दिया? सिंह थोड़ी देर में आया और उसने कहा हाँ, हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं, मगर आई विल नीड दी एविडेंस। तुम्हारे पास है वो? तो हमने कहा हाँ है। तो उसने कहा ठीक है, मैं किसी को भेजता हूँ तुमसे वो पिक करने के लिए। मैं सोचने लग गया पुलिस को वो एविडेंस देना क्या सही था? अगर वो आदि के साथ एक डील कर गया तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसे लेगा उसके लिए, मगर हमारे पास क्या और कोई चॉइस थी? इसलिए सिंह को तो मैंने कह दिया श्योर सर। फिर सिंह ने कहा मुझे पहले एक वारंट इश्यू करवाना पड़ेगा, अदरवाइज मीडिया भी पीछे पड़ जाएगी कि मैंने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। क्या आदि बहुत फेमस है, म्यूजिशियन है ना वो? मैंने कहा वो एक होटल में गाता है, फेमस तो नहीं है। सिंह ने कहा गुड, 2 दिन दो, तब तक मैं वारंट इश्यू करवाता हूँ। तो हम लोग निकलने के लिए खड़े हो गए। तो उसने हमसे कहा गुड वर्क बॉयज, हमें वो अप्रिशिएट करने लग गया। मगर उसने ये भी कहा कहना किसी को कुछ मत इसके बारे में जब तक मैं वारंट नहीं इशू करवा लूं। सौरभ ने मेरी ओर देख के आंखों से बातें करी और सिंह से तो मैंने कह दिया ओके सर, आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सौरभ जब बहुत कंफ्यूज्ड होता है या बहुत स्ट्रेस्ड होता है तो वो कुकिंग करने में उतर जाता है। समहाउ जिंदगी की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसका तो फूड के साथ ही लिंक्ड होता है। वो एकदम फ्यूरी में वायलेंटली प्याज काट रहा था और मैंने उसको कहा क्या जरूरी है कि हम बटर चिकन घर पे बनाएं? हम ऑर्डर कर लेते हैं या कहीं बाहर चले जाएंगे। उसने कहा तुम मेरे साथ मेसअप मत करो, तुम मेरे को टमाटर पकड़ा दो वहां से और बटर दे दो। मैंने वहां से टमाटर उठाए और आधा किलो का बटर का ब्लॉक उठा के फ्रिज से उसको दे दिया। उसने उसमें से आधा काट के कढ़ाई में डाल के गैस पे चढ़ा दिया। मैंने कहा कि तुम पूरे ऑफिस को खाना खिलाने बुला रहे हो? उसने कहा मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ, सिर्फ हम दोनों के लिए है ये। मैंने कहा उसके लिए बटर थोड़ा कम नहीं डाल सकता? तो कहने लग गया मैं क्या बना रहा हूँ? मैंने कहा बटर चिकन। तो जब बटर चिकन बनाते हैं तो उसमें बटर ही ज्यादा होता है, पता नहीं है तुमको? वो बटर उबल रहा था गैस के ऊपर और सौरभ उसमें उठा के प्याज उसने कटे हुए डाल दिए, सौटे कर रहा था। मैंने जाके उसका गैस पीछे से बंद किया और उसका हाथ पकड़ा। क्या बात है गोलू, तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है? तो उसने कहा मुझे सिंह से मिलके कोई अच्छी फीलिंग नहीं आई। मैंने कहा क्यों? क्या पता वो अगर आदि के साथ स्ट्राइक कर लेगा डील, 10 लाख उससे ले लेगा। और देखा तुमने 1 घंटे पहले आके कोई कांस्टेबल दोनों एविडेंस हमसे लेके भी चले गए। मैंने कहा हम अगर कंट्री के पुलिस पे एतबार नहीं करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? तो उसने कहा हमें पहले फैमिली को नहीं बताना चाहिए था। तो मैंने कहा अगर हम रमेश अंकल को बताते और अगर वो हमसे कहते ठीक है उसने किया, मैं मानता हूँ, मगर तुम लोग पुलिस के पास प्लीज मत जाना, मैं परिवार के ऊपर और अपमान नहीं लाना चाहता हूँ, फिर हम क्या करते? तो उसने कहा ठीक है, तो हम परिवार के बाकी सबको तो बता सकते थे एक साथ, ताकि सबको पता चल जाता, हम रमेश अंकल को अलग से नहीं बताते। तो मैंने कहा तो रमेश अंकल वहाँ पे रूलर हैं, वही वहाँ पे सब कुछ डिसीजन मेकिंग है। तो उसने कहा कोई तो होगा परिवार में जो चाहेगा कि प्रेरणा को न्याय मिले। तब तक सौरभ टमाटर काटते हुए अपना उंगली काट चुका था और चिल्लाया जोर से और उसके खून की कुछ बूंदें भी उसमें टपक गई। मैंने कहा आज का डिश तो स्पेशल होने वाला है, पसीना न सही तुम्हारा खून जो मिल गया उसमें। तुरंत वो भागा, फर्स्ट एड बॉक्स से उसने बैंडेज लाके अपनी उंगली पे लगा लिया। मैंने कहा इट्स चलो अच्छी बात है। उसने कहा अच्छा क्या है, मेरा हाथ इतना दर्द कर रहा है। उसने गैस तो वापस चला ही लिया था बनाने के लिए। तो मैंने कहा कि नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा इट्स ओके, हम चल के मल्होत्रा से सबसे एक साथ बात करते हैं और हम उनको बता देते हैं। चलिए दोस्तों, आज का शो का विराम इधर ही देते हैं। हम आपको एक क्लू दे सकते हैं, अगले बार क्या होगा ये आपको सोचना है ना। सो द क्लू इज अगले बार सौरभ और हमारा नरेटर केशव मल्होत्रा से मिलने वाले हैं, सबसे मिलने वाले हैं। क्या आपको लगता है आदि भी आएंगे वहाँ पे? और अगर आते हैं तो क्या होगा, नहीं आएंगे तो क्या होगा, रमेश जी का क्या रिएक्शन रहने वाला है,
विल ही वेलकम दैट द कल्प्रिट शुड बी कॉट? कि वो नाराज हो जाएंगे? आप सोच के हमें मैसेज कर सकते हैं कि क्या होने वाला है आगे। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।